नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज जहांगीर स्वागत करता हूं आपका पाठशाला क्लासेस के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं वनपाल भर्ती परीक्षा 2026 के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो बिल्कुल नज़दीक आ गया है। 28 जून को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। हम बात करने वाले हैं कि ये जो अभी आपके पास में लगभग 45 दिन का टाइम बचता है, हम मोटा मोटी तौर पर बात करें तो जो 40 दिन का आपके पास में टाइम बच रहा है, इसको आपको किस प्रकार यूटिलाइज करना है, क्या आपकी सिलेक्शन की रणनीति वो हो सकती है, उसके बारे में डिटेल डिस्कशन है वो हम करने वाले हैं। सेशन थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है, तो सेशन को आपको जरूर देखना है। यहाँ पर देखो, हम बात करें, आपको वैसे बेसिक चीज़ें हैं वो सबको पता है। 12th पास है ये सिटी, यदि आपने 10+2 दे रखा है तभी आप इसमें एप्लीकेबल हो। और यहाँ पर 259 पद है, कितने हैं, 259 पदों पर ये भर्ती है वो देखने को मिलेगी। और एग्जाम कब है, आपके 28 जून को इसका एग्जाम है वो होने वाला है। और बाकी ये सारी चीज़ें आपको पहले से पता है, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। एक चीज़ तो ये ध्यान रखना है, अभी से ही यदि आपकी तैयारी बेहतरीन है तो थोड़ा बहुत फिजिकल पर भी ध्यान है वो देना है, इसका कोई भी नुकसान नहीं होगा आपको। और बाकी आपको पता है कि जो पुरुष है उसकी ऊंचाई चाहिए 163 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 150 सेंटीमीटर है वो ऊंचाई चाहिए है। सीने के फुलाव के बारे में बात करें तो यहाँ पर पुरुषों के लिए 84 है ना, और सामान्य और फैलाव है वो 5 सेंटीमीटर का फैलाव वो चाहिए। अब यहाँ पर ऐसे महिलाओं के लिए नहीं होता है, लेकिन आपका जो नोटिफिकेशन था उसमें दिया हुआ था तो मैंने भी यहाँ पर लिखवा दिया है। अब देखो यहाँ पर हम बात करें और क्या क्या चीजें होगी सर। यहाँ पर पुरुष और महिला अभ्यर्थियों को क्रमशः, पुरुष को तो 25 किलोमीटर की दौड़ और महिलाओं को 16 किलोमीटर की चाल है ना। 4 घंटों में आपको क्या करना है कि ये चलकर पैदल तय करना है आपको। और ये शारीरिक दक्षता परीक्षा है वो होने वाली है। शारीरिक मापदंड और दक्षता परीक्षण है वो यहाँ पर क्वालिफाइंग नेचर का होने वाला है, मतलब आपको बस पास करना है। ये कोई नंबर इसके आपके मेरिट में जुड़ने वाले नहीं है। ये कुछ बेसिक चीजें आपको पहले से पता थी। अब देखो, अपन सीधा बढ़ते हैं इधर सिलेबस की तरफ। ये सारा मामला है वो है आपके लिए। यहाँ पर बात करें सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज है ना, सामाजिक अध्ययन, सोशल स्टडीज, ज्योग्राफी, इतिहास, कला संस्कृति और दैनिक विज्ञान है ना। और आपके लिए मैथ्स, करंट अफेयर पूछा जाएगा। और राजस्थान और राज्य के विशेष संदर्भ में आपसे है ना उच्च माध्यमिक स्तर का यहाँ पर कंटेंट है वो आपसे पूछा जाएगा। कुल 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 ही नंबर का रहने वाला है। 2 घंटे का आपको टाइम है वो मिलने वाला है। अब हम पहले ये बात करने वाले हैं कि इन 40 दिनों में आपको आपका जो रूटीन है वो क्या रखना है, कैसे आपको पढ़ना है और कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स है जिस पर आपको विशेष फोकस रखना है, उसके बारे में बात है वो मैं करने वाला हूँ। पहली बात तो आप ये समझना, ये जो 40 दिन के टाइम है ना, इसमें अब यदि आपका टारगेट ये है ना, यदि आपने 10+2 सीटी दी है तो आपका LDC भी टारगेट होगा है ना। LDC एग्ज़ाम है वो भी आपका टारगेट है वो रहा होगा। और उसके साथ साथ में आप वनपाल का एग्ज़ाम है वो भी देना चाह रहे होंगे। अब देखना, वनपाल का एग्जाम देना चाह रहे हो तो पहली बात तो ये जो 40 दिन है उसमें आपको बिल्कुल शानदार तैयारी करनी होगी। सुबह उठकर आराम से नहा धोकर 8 बजे, मतलब मैं बात हूँ मिनिमम, वैसे तो ये आप पर डिपेंड करता है। मैं हमेशा कभी आपको ये नहीं बोलता हूँ कि सुबह 5 बजकर उठकर पढ़ो, 4 बजे उठकर पढ़ो। जो आपके रूटीन सेट होता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो रात भर पढ़ते हैं, दिन में सुबह सो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सुबह 4 बजे उठकर पढ़ते हैं और फिर रात को है वो 9-10 बजे सो जाते हैं। तो ये आप पर डिपेंड करता है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। जैसे आप पढ़ने की आप आदी हो, जैसे आप पढ़ते हो उसी तरीके से पढ़ो, क्योंकि 40 दिन में बहुत बड़ा चेंज है वो नहीं आ सकता। दूसरी बात, आपको लगातार पता लग रहा होगा कि जो पेपर का लेवल है उसमें बदलाव आ रहा है, तो अपना मेंटली रूप से प्रिपेयर रहना है कि क्वेश्चन आपके कथन कारण वाले, मिलान करने वाले, कौन सा कथन सत्य है कौन सा असत्य है, ऐसे क्वेश्चन है ना, वो आपके आ सकते हैं। आपके ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, बढ़ते क्रम में, घटते क्रम में। ऐसे क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि पदों की संख्या कम है और कंपटीशन अच्छा खासा है वो रह सकता है। तो आपको इन 40 दिनों में अपने दिमाग को ये प्रिपेयर करना है कि ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आता है तो मुझे आराम से इसको अटेम्प्ट है वो करना है, घबराना नहीं है। क्योंकि लैब असिस्टेंट में बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनके मन में ये था कि 1 लाइनर क्वेश्चंस आएंगे, हम धुआंधार तरीके से कर देंगे। जब उन्होंने देखा तो शुरू के 10-15 क्वेश्चन जब उन्होंने देखे कि कथन वाले थे, तो वहीं से बहुत ज़्यादा बच्चे वो डिमोटिवेट हो गए और एग्जाम को सही से दे नहीं पाए। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, पहली बात तो। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर ये जो 40 दिन है उसमें आपको प्रैक्टिस करनी है और कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है। अब देखो, वैसे तो 40 दिन है वो बहुत कम है आपके, यदि आप अभी तैयारी शुरू करो तो फिर 40 दिन आराम से एंजॉय करो, मस्त रहो, क्योंकि 40 दिन में सिलेक्शन है वो नहीं हो पाता। तो यहाँ पर लेकिन आपने पहले पिछले साल 1.5 साल से आप तैयारी कर रहे हो या किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सर अब मैं सीधा पूरा फोकस है वो 40 दिन में सर वनपाल पर ही देना चाहता हूं, अब मुझे बताओ क्या करना है। तो यहां पर ध्यान रखना है, आपको पहली बात तो डेली पढ़ना होगा, है ना। डेली कम से कम डेली आपको 10 से 12 घंटे हैं
10 से 12 घंटा है वो पढ़ना है और बैठना है, मतलब इतनी सिटिंग पावर होनी चाहिए और आपको प्योरली 7 से 8 घंटे हैं वो आपको पढ़ने पर व्यतीत करने हैं। ठीक है भाई, आपकी सिटिंग पावर है ना, उसमें से 2-3 घंटे आप कम कर दो, उतना आप पढ़ते हो। मतलब किसी का फ़ोन आ गया, फिर बाहर चले गए, फिर खाना खाने चले गए, फिर किसी दोस्त ने बुला लिया, कहीं पर चाय पीने चले गए, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा टाइम है वो कंज्यूम आपका होता था। कभी क्या परेशान हो गए, थोड़ा सा थक गए तो यार रील्स देख लेता हूँ थोड़ा सा, फिर आपने देखना शुरू किया, है ना। कई बार आप फ़ोन उठाते हो लाइब्रेरी में टाइम देखने के लिए, टाइम देखते हो, फिर एक मैसेज दिखता है, फिर मैसेज पर क्लिक करते हो, फिर उस मैसेज को पढ़ने लगते हो, फिर उसमें वो टाइम है वो हो जाता है। तो वो आप ध्यान रखना है कि अपने पास में 7 से 8 घंटे है वो क्वालिटी टाइम है वो होने चाहिए पढ़ने के लिए, और उस तरीके से आपको पढ़ना है। अब यहाँ पर पहला, आपको इन 40 दिनों में जो टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि आपके सिलेबस में हैं और आपने वो पढ़े नहीं हैं, उन पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। दूसरी बात, आपको ऐसे टॉपिक्स पर ज़्यादा फोकस करना है जो आपने ये सोच के छोड़ दिया था कि मैं लास्ट टाइम में पढ़ूंगा, अब ये लास्ट टाइम ही है, इससे आगे कुछ भी लास्ट है वो नहीं होता है। तो अब आपको एक तो जो टॉपिक्स आपने बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, जो आपको पहले हार्ड लगते थे, आपको ऐसा लगता था यार ये तो बहुत हार्ड है, मैं लास्ट में पढ़ूंगा, अब वो टाइम आ गया, उसको आपको पढ़ना है। जो टॉपिक आपके छूट गए हैं उनको आपको बेस्ट तरीके से पढ़ना है। साथ ही मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आपको फोकस होकर बढ़िया तरीके से पढ़ना है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, इसका भी ध्यान रखना है ना, गलत नहीं करना। साथ ही ये जो 40 दिन है इसमें आपको टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा देना है, और मेरे कहने से काम करना, या तो कोई मॉडल पेपर हो, है ना, कोई मॉडल पेपर या कोई ऑफलाइन टेस्ट है वो जरूर दे देना। ठीक है, ये जरूरी है। आजकल ओमार शीट में बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, तो ओमार शीट भरने की आपकी इससे प्रैक्टिस भी हो जाएगी, तो ये काम भी है वो आपको करना है। अब देखो यहाँ पर सिलेबस के बारे में बात करें, सबसे पहले राजस्थान के इतिहास के बारे में बात की जाए। प्रमुख सभ्यताएं, यहाँ पर पुरातत्व के स्थल, है ना, प्रमुख राजवंश, प्रमुख शासन और उसकी उपलब्धियां, 1857 की क्रांति। अब देखो ये जो टॉपिक है ना, इसको बहुत अच्छे से पढ़कर जाना है आपको। ठीक है, इसमें टॉपिक कौन कौन से हैं? 1857 की क्रांति है, एकीकरण है, आपके किसान आंदोलन है, प्रजामंडल आंदोलन है, और इसको अच्छे से टॉपिक को पढ़ना है। इतिहास में जो मॉडर्न हिस्ट्री है वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। और यदि आपने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं इन सब के, है ना, क्योंकि हम कई बार पढ़ते हो, आप तो डीप में पढ़ते हो, लेकिन फिर आपने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, तो उन शॉर्ट नोट्स के माध्यम से आपको क्या करना है, अच्छे से रिविजन है वो करना है। ठीक है, प्रमुख व्यक्तित्व है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो इस टॉपिक को भी अच्छे से कवर है वो आपको करना है। राजस्थान की कला संस्कृति से मैक्सिमम क्वेश्चन देखे जाते हैं, तो इसमें भी पढ़ना है, और यहां पर आपका जो मुख्य फोकस है वो यहां पर होना चाहिए। यहां पर देखना है एक बार, यहां पर हम बात करें तो ये जो वाद्य यंत्र, नृत्य, अभिनय, ये टॉपिक है लोक संगीत वाला, इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ के जाना है। और एक आपके यहाँ पर ये जो है सामाजिक जीवन, इस टॉपिक को पूरे को अच्छे से पढ़ना है। बोलियों से क्वेश्चन आता है, भाषा बोलियों से। मेरी बात मानना, आर्ट एंड कल्चर के सारे टॉपिक पढ़ने का प्रयास करना, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन आजकल ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। आपने देखा होगा हर एग्जाम में आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, तो यहाँ पर ज़्यादा आपको रिस्क नहीं लेना है और अच्छे से पढ़ना है। आप इसमें शॉर्ट नोट्स यदि आपके खुद के बनाए हुए हैं उससे पढ़ सकते हो, या फिर हर जगह शॉर्ट नोट्स अवेलेबल रहते हैं। ठीक है, तो वहाँ से भी आप पढ़ सकते हो। आपके कोई दोस्त है, फ्रेंड है जिसने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, उनसे आप ले लेना, क्योंकि यहां पर इस लास्ट टाइम में आप शॉर्ट नोट्स की मदद से पूरे सिलेबस को बेहतरीन ढंग से रिवीजन है वो कर सकते हैं। दूसरी बात, यहां पर देखो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था और राजस्थान के विशेष संदर्भ में, इसमें ध्यान रखना है। एक तो आपको आयोग जो है ना, जैसे यहाँ पर देखो राजस्थान लोक सेवा आयोग है, निर्वाचन आयोग है, राज्य सूचना आयोग है, राज्य मानवाधिकार आयोग है, राजस्थान जिला स्तर में प्रशासनिक ढांचा। तो यहाँ पर आयोग सारे पढ़ने हैं। पहले तो राजस्थान के आयोग सारे हैं वो पढ़कर जाना है। राज्यपाल और सीएम है, राज्यपाल और सीएम है, इसको अच्छे से पढ़ने जाना। राज्यपाल और मुख्यमंत्री हैं, इनको से अच्छे से पढ़ना। और एक स्थानीय स्वशासन वाली जो व्यवस्था है और पंचायत राज, इसको पढ़ के जाना है आपको, है ना। भारतीय संविधान को पढ़ना है, लेकिन उस पर बहुत ज़्यादा टाइम खर्च नहीं करना, क्योंकि ये पार्ट है वो बहुत लंबा है। इसमें आप मौलिक अधिकार जरूर पढ़ के चले जाना, है ना। बाकी आप इसे संविधान की प्रकृति, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, इनको पढ़ोगे तो ये बहुत ज़्यादा लेंथी है। मैं देखो मेरी बात सुनना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसको छोड़ के चले जाना, मतलब आपको बिल्कुल पढ़ना ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ रिविजन में कौन से ऐसे टॉपिक है जिसको आपको दोबारा रिविजन करना है। मेरी बात समझ पा रहे हो? कहीं ये सोच लो कि सर आपने बोला था ये तो पढ़ के ही नहीं जाना, अब यहाँ से क्वेश्चन आ गया तो क्या करना है, क्या नहीं करना, करना ही पड़ेगा वो क्वेश्चन। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे इसमें मैंने आपको बताया कि ये टॉपिक्स ऐसे हैं जहां से एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इस पर आपको फोकस रखना है। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि आप सब बताएं पढ़ो ही नहीं, बिल्कुल ही आपको वो भी पढ़नी है, लेकिन फोकस आपको ये रहना चाहिए। यहां पर आपके बोलियां वगैरह है, वाद्य यंत्र है, नृत्य है, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज्यादा। ठीक है, यहां पर आयोग से क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है, और इस बार पक्का आपसे 1-2 क्वेश्चन है वो आपको पक्का आयोग से देखने को मिलेगा, तो आयोग अच्छे से पढ़ना है। इंडियन जो पॉलिटी है वो बहुत बड़ी है, बहुत वास्ट है, तो उसको आपको ज्यादा फोकस अभी नहीं करना। आपने यदि पहले पढ़ रखा है उस पर जाना। मौलिक अधिकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसको थोड़ा सा अच्छे से याद है वो करना। पंचायती राज है वो आपको पढ़ना है। आगे देखो राजस्थान के भूगोल के बारे में बात करें
तो आपको ध्यान रखना है, एक तो अपवाह तंत्र है उससे अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना है, अपवाह तंत्र है उसको अच्छे से आपको पढ़ना है, मृदा जलवायु अपवाह तंत्र है ये पढ़ना है, खनिज संसाधन है इसको अच्छे से देखना, खनिज और ऊर्जा संसाधन है ये भी आपको पढ़ना है, और एक जनसंख्या, ये जनसंख्या, ये 3-4 टॉपिक हैं इनको अच्छे से पढ़ना है। एक तो अपवाह तंत्र वाला जिले, ये सारी चीजें पढ़नी है। दूसरी बात यहाँ पर अपवाह ये आपकी जनसंख्या है, यहाँ से आपको हमेशा क्वेश्चन देखने को मिलता है, इसको पढ़ना है। एक आपके खनिज संसाधन और ऊर्जा संसाधन है, ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था के बारे में बात करें तो राज्य में उद्योग, कृषि और पशुपालन, खनिज की भूमिका। अब इसमें ध्यान रखना है आर्थिक समीक्षा के जो आंकड़े हैं ना उनको थोड़े से अच्छे से देखना, आर्थिक समीक्षा है ना उनको अच्छे से देखना, है ना। यहाँ पर ये जो राजस्थान की अर्थव्यवस्था वाला पार्ट है ये आप वैसे ज्योग्राफी में पढ़ चुके हो कुछ चीजें, लेकिन आपने जो डाटा है, जो आंकड़े हैं कि हमारे खुद खाद्यान्न का उत्पादन कितना हुआ है, ठीक है, कौन कौन सी ऐसी फसलें हैं जिसके उत्पादन में हम प्रथम स्थान पर है, हमारे यहाँ पर उद्योग में हमारा कौन सा स्थान है, उद्योग में कितने प्रकार के खनिजों का हम खनन कर रहे हैं, उद्योग में हमारा जीएसवी में योगदान कितना है, ठीक है ना, कैसे कौन कौन से ऐसे उद्योग है जिसके उत्पादन में हमारा एकाधिकार है ना, जो खनिज है उसमें, तो ये चीजें हैं वो आपको ज्यादा पढ़नी है। आय बजट की अवधारणा है तो आय बजट वगैरह है, बजट आपको देखना है, तो यहाँ पर आर्थिक समीक्षा बजट है उनको बहुत अच्छे से पढ़ना है। बाकी कल्याणकारी योजनाएं, इसके लिए मैं आपको हमेशा एक बात बोलता हूं, ये 40 दिन है ना, इस 40 दिन में आप और एक काम कर सकते हो, आपके लिए सुबह 8 बजे में डेली करंट अफेयर की क्लास है वो लेकर आता हूं। आप कहोगे कि सर करंट अफेयर हमारे इस महीने का नहीं आएगा, लेकिन ध्यान रखना है इस क्लास में मैं आपको आर्थिक समीक्षा, बजट, योजनाएं, नीतियां ये सब पढ़ाता हूं, और एक ही क्लास में आपको आर्थिक समीक्षा भी मिलेगी, बजट भी मिलेगी, योजनाएं भी मिलेगी, नीतियां भी मिलेगी। डेली की एक योजना, एक नीतियां, बजट, आर्थिक समीक्षा के कुछ फैक्ट्स हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपको एक तो जो कृषि वाला भाग है ना, कृषि पशुपालन है इसको, और उद्योग वाला, ये दो ही दिए हुए हैं, तो इनको तो अच्छे से आपको पढ़कर ही जाना है। मतलब उद्योग वाला चैप्टर पढ़ना पूरा सा, कृषि है ना उसको अच्छे से पढ़ना है, कृषि के अंदर ही आपके पशुपालन है वो आता है, उद्योग के अंतर्गत आपके खनिज है वो आता है, तो इसको आपको पढ़कर जाना है। बाकी ये जो टॉपिक है ना छोटे छोटे टॉपिक है, जैसे कि बेरोजगारी एक छोटा सा टॉपिक है ना, सूखा और अकाल है ये एक टॉपिक है जो कि आप आराम से 1-1.5 घंटे में पढ़ सकते हो। बाकी कल्याणकारी योजनाएं बहुत सारी है, तो ये आपके एक दिन में कवर नहीं होगी, इसमें आपके फ्लैगशिप स्कीम्स भी आती है, और भी राजस्थान सरकार या केंद्र सरकार की ऐसी योजना जो राजस्थान में चल रही है वो भी यहाँ से क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। आगे देखो नेक्स्ट हम बात करें दैनिक विज्ञान साइंस में। देखो मानव शरीर और ये जो तंत्र है, ये आपसे जो रोग वगैरह है, मानव रोग है, यहाँ से क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, तो इसको पार्ट को बहुत अच्छे से है वो आपको करना है, ठीक है। बाकी यहाँ पर पारिस्थितिक तंत्र और जैव विविधता से भी क्वेश्चन है वो आपके पूछे जा रहे हैं। कंप्यूटर का जो बेसिक फंडामेंटल चीजें हैं वो आपको पढ़कर है वो जाना है। आगे देखो यहाँ पर मैथ्स के बारे में बात करूँ, मैथ्स आपको देखो अब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस है वो करनी है, 15 अंक है वो आपके मैथ्स के आने वाले हैं, तो इसकी तो मैक्सिमम प्रैक्टिस आपको करनी होगी। इसमें क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, इसका अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आता है, कहीं से भी आ सकता है, इसको आप अच्छे देखना। हाँ, ये जो आंकड़ों का, चित्रों का निरूपण है इसको थोड़ा सा अच्छे से देखना। ये जो क्वेश्चन आ गया यदि आपके एग्जाम में, तो ये एक प्रकार का बोनस है, क्योंकि आपने एक बार कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आराम से इसका कर सकते हो। इसके सूत्र जो होते हैं सारे, है ना, जैसे चक्रवृद्धि ब्याज का है ना, जो साधारण ब्याज का जो सूत्र है, लाभ हानि में किसी प्रकार के क्वेश्चन के पैटर्न होते हैं, यदि ऐसा ऐसा आता है तो हम ऐसी इस विधि से करते हैं, तो उन पैटर्न को जो आपने यदि शॉर्ट नोट्स में लिख रखा है तो उसको आपको वापस रिवीजन करने का फोकस करना है, ये ध्यान रखना है। जैसे क्षेत्रफल और आयतन है तो इसके सारे सूत्र आपको याद होने चाहिए, ये सूत्र है उसको अच्छे से फोकस है वो करना है। यहाँ पर राजस्थान में करंट अफेयर के बारे में बात करें तो लिखा हुआ राजनीतिक, आर्थिक, समसामयिक, सांस्कृतिक, प्रौद्योगिकी, भौगोलिक, है ना, सारा करंट अफेयर वो दिया हुआ है, और दिखा हुआ साहब राज्य और राष्ट्रीय स्तर की प्रमुख समसामयिक घटनाएं हैं वो होगा, व्यक्तित्व, कार्यक्रम, नीतियां होगी। अब आपके एग्जाम में आपका एक ही क्वेश्चन होता है, सर कितने महीने का करंट अफेयर पढ़े, तो ध्यान देना है जिस दिन आपके एग्जाम है, मतलब जून में एग्जाम है, अब आपको मई का करंट अफेयर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, मई का करंट अफेयर पढ़ने की जरूरत नहीं है। इससे आगे के 6 महीने के करंट अफेयर है वो आपको पढ़ना है, 6 महीनों का करंट अफेयर है वो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना ही पढ़ना है ना। 6 महीने के करंट अफेयर तो मिनिमम है भाई, इतना तो पढ़कर जाना ही जाना है। बाकी आप पढ़ो तो 1 साल तक का आप करंट अफेयर पढ़ सकते हो, या फिर 8 महीनों का करंट अफेयर, 8 महीनों का करंट अफेयर है वो आपको पढ़ना ही है, ठीक है। तो ध्यान रखना, हाँ यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो करंट अफेयर के अच्छे खासे क्वेश्चन लगभग 15 अंकों के यहाँ पर देखो मामला है वो रहने वाला। 15 अंक कम थोड़ी होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। तो करंट अफेयर आपको पढ़ना, इसमें ध्यान रखना है कि राजस्थान का करंट अफेयर है ना, यहाँ से क्वेश्चन है वो ज़्यादा पूछे जाते हैं। कोई भी राजस्थान का एग्जाम जिसमें राजस्थान और राज्य, राष्ट्रीय लिखा हुआ है तो वहाँ पर राजस्थान से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, राष्ट्रीय से क्वेश्चन कम आते हैं। तो आपको इसी माइंडसेट के साथ में पढ़ना है। और 3 महीने की जो PDF ध्यान रखना है, जनवरी, फरवरी और मार्च, इस 3 महीनों की डिटेल PDF है ना। ध्यान रखना, थ्योरी वाली जो PDF है वो हमारा जो एप्लीकेशन है अध्याय आपके पाठशाला क्लासेस का, उस पर अवेलेबल है, उसमें भी आप ध्यान रखना है, उससे आप डाउनलोड कर सकते हो।
ई बुक वाला फॉर्मेट है ना, उस पर जाना, उस पर आपको मिल जाएगी ये बुक, और इस बुक से अच्छे से रिवीजन कर सकते हो, है ना। बढ़िया तरीके से डिटेल दिया हुआ, जितना डिटेल है बढ़िया सा दिया हुआ है, और ये 3 महीने तो आपको पढ़कर जाने ही जाने हैं। तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें बता दी है। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट पर फोकस करना है, ज़्यादा से ज़्यादा PYQ देने हैं आपको, है ना। PYQ, MCQ, नए पैटर्न के जो क्वेश्चंस हैं उसको आपको ज़्यादा फोकस है वो करने हैं। तो मैंने आपको टॉपिक बता दिए सारे, भाई कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़कर जाने हैं। मैंने आपको ये बता दिया है कि इन 40 दिनों में जो टॉपिक्स आपने पहले छोड़ा था, जो आपका कमजोर टॉपिक, अभी देखो ये आपको पहचानना पड़ेगा। मैं आपको एक दिशा दे सकता हूँ कि आप ऐसा ऐसा कर सकते हो, करना कैसे है ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सा टॉपिक मेरा कमजोर है, कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा है। अब ये टाइम इसी के लिए, जैसे मान लो कि आपने अर्थव्यवस्था वाला टॉपिक है वो बिल्कुल नहीं पढ़ा है, तो मंडे से आपके लिए क्लासेस शुरू हो रही हैं। मंडे से क्लासेस शुरू होगी। ये किसके लिए है सर? एलडीसी के लिए मेनली। तो ध्यान रखना, एलडीसी और आपका सिलेबस लगभग ये सेम ही है अर्थव्यवस्था वाला, तो ये पोर्शन है वो आपके भी काम में आएगा और एलडीसी वाले बच्चों के लिए काम में आएगा। तो आप इसे पढ़कर अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। साथ ही देखो, अब यहाँ पर एक चीज़ और बता दूं मैं कि साथ साथ में सीईटी का एग्जाम भी आपको देना है, तो इसकी भी आपको अच्छे से तैयारी है वो करनी है, क्योंकि आपका सीईटी 10+2 तो पास है, लेकिन इस बार अब वापस आपको 10+2 कांस्टेबल एग्जाम देने के लिए और ग्रेजुएट लेवल है उसकी भी तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि इस बार नेगेटिव मार्किंग है। तो यदि आप तैयारी कर रहे हो या आपका कोई भी छोटा भाई बहन है, साथी है, कोई मित्र है, मित्रियां हैं आपकी, वो यदि तैयारी कर रही है, कर रहा है, तो आपके लिए अच्छा मौका है। यहाँ पर 10+2 और ग्रेजुएट लेवल दोनों के नए बैच की शुरुआत हो गई है 13 मई से, है ना। और यहाँ पर 11,000 रुपये इसकी फीस रखी गई है ऑफलाइन में, और ऑनलाइन में फीस है वो मात्र 751 रुपये रखी गई है। तो इससे आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हो। उसके साथ ही ये आपके लिए एक बेहतरीन बुक है वो अवेलेबल है, जिसमें आपको कथन, कारण, निष्कर्ष वाले क्वेश्चन है वो आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो इससे भी आप तैयारी है वो बढ़िया से कर सकते हो। तो मैंने अपनी तरफ से सारी चीज़ें बता दी है, लेकिन फिर भी किसी प्रकार का कोई डाउट रहता है, आपको पता सर समझ नहीं आ रहा है, कुछ पूछना है, तो 7891046470 ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है। आप मुझे इस पर व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कि इसका आपके हर एक जवाब का रिप्लाई दूं। बाकी कमेंट बॉक्स में भी आप रिप्लाई कर मैसेज कर सकते हो, वहां पर भी आप क्वेश्चन है वो पूछ सकते हो। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। यदि ये सेशन अच्छा लगा है तो इसको लाइक करना है और आपके सभी साथियों के साथ में सेशन को शेयर जरूर करना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।